तो तुम सीधा मृत्युंजय के पास पहुंच जाओगी और जाकर सौम्या और मृत्युंजय की शादीशुदा लाइफ को खराब कर दोगी। ये सुनकर कल्याणी ने कहा, तुम्हें मैं कोई चुड़ैल नजर आती हूँ जो लोगों की खुशियों को उसे छीन लेती है? जानते कितना हो तुम मुझे? दंश ने कहा, ओह प्लीज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लड़कियां कैसी होती हैं, तुम्हारी जैसी होती है सारी लड़कियां। अब अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूंगा। ये सुनकर कल्याणी ने कहा, तो मुझे बताइए कि आप मेरे साथ करने क्या वाले हैं? दंश ने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख भी काफी लगी है। मैं तुम्हारे चाकू से पीस करके फ्रिज में तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को ठंडा करूंगा और उन्हें फिर आइसक्रीम की तरह खाऊंगा, बस। ये सुनकर कल्याणी ने कहा, हे शिव शंभू, कैसे इंसान से मिला दिया मुझे? आपने कोई अच्छा सा किडनैपर भेज देते आप। दंश ने कहा, व्हाट डू यू मीन, किडनैपर भी कोई अच्छे होते हैं? ये सुनकर कल्याणी ने कहा, और क्या तुम क्या जानो यूजलेस। ये सुनते ही दंश बोला, अब अपना मुंह बंद करती हो कि मैं लगाऊं टेप? ये सुनकर कल्याणी ने अपना मुंह बंद कर लिया। दंश फिर सोचने लगा कि वो कैसे कल्याणी से डील करे, उसे यहाँ छोड़े या फिर अपने साथ ले जाए। आखिर में उसने कल्याणी को साथ ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन अगर वो उसे नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से ले जाता तो वो पकड़ा जाता। आखिर में उसे एक आइडिया आया। उसने कल्याणी के कपड़ों को देखा। कल्याणी ने एक साधारण सा सूट सलवार पहना हुआ था। दंश उसे घर से निकला। गांव में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। दंश ने उस दुकान से कल्याणी के लिए राजस्थानी पोशाक खरीदी। उसे लेकर वो कल्याणी के पास आया और बोला, अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर कल्याणी डर गई और बोली, आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? दंश ने कहा, वही जो मैं करना चाहता हूँ, अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर कल्याणी ने कहा, कपड़े तो हम उतार देते, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दंश ने मन में कहा, कितनी बेशर्म लड़की है, अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हो गई। इसे एक बार भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। दंश के मन में चल रही बातों को भांप कर कल्याणी बोली, इज्जत का ख्याल तो तब होगा ना जब इज्जत होगी। ये कहकर उसने अपने गर्दन झुका ली। दंश ने अचानक कल्याणी को देखा। उसके चेहरे पर उदासी देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। वो तो कई दिनों से उसे बस बक बक करते हुए ही देख रहा था। उदास होते हुए तो वो कभी दिखाई ही नहीं दी थी। वो फिर आगे आया। उसने राजस्थानी पोशाक बिस्तर पर रखी और बोला, इन्हें पहन लो, तुमने मेरे साथ चलना है, ठीक है? ये कहकर उसने कल्याणी को बेड़ियों को खोल दिया। फिर दरवाजे को लॉक करके वो कमरे से बाहर चला गया। कल्याणी ने उसके कहने पर राजस्थानी पोशाक पहन ली। कुछ देर बाद दंश ने दरवाजा खोला तो कल्याणी एक रोशनदान के पास खड़ी थी। दंश भागकर उसके पास आया और बोला, क्या तुम इस रोशनदान से कूदकर भागना चाहती थी? क्या सजा देगा दंश कल्याणी को? क्या सच में कल्याणी भागकर मृत्युंजय और सौम्या को अलग कर देगी? दंश ने दरवाजा खोला तो कल्याणी एक रोशनदान के पास खड़ी थी। दंश भागकर उसके पास आया और बोला, क्या तुम इस रोशनदान से कूदकर भागना चाहती थी? ये सुनकर कल्याणी ने कहा, क्या पागल हो गए हो तुम? दंश ने गुस्से में उसकी बाजू को पकड़ लिया और बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? जानती नहीं हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ? ये सुनकर कल्याणी ने कहा, जानने की कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती मुझे। कहकर उसने फिर से रोशनदान के बाहर देखा। दंश उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहां से लेकर जाने लगा। उसने यही समझा कि कल्याणी वहां से भागकर जरूर मृत्युंजय की हवेली ही जाना चाहती होगी। मगर कल्याणी तो बाहर झांककर सिर्फ बाहर के नजारे को देख रही थी, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसके मन में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं था कि वो जाकर मृत्युंजय और सौम्या की बसी बसाई जिंदगी को उजाड़ दे। वहीं लंबे सफर के बाद मिष्टी, राज, धानी, कुमार, आरोही और अद्विजय सभी रावत विला पहुंच चुके थे। उन्हें सबसे पहले उर्मिला दादी दिखाई दी। सभी ने उर्मिला जी के पैर छुए और उन्होंने जब मिष्टी को आशीर्वाद दिया तो बोली, कहा था मैं घर में कुंवारी लड़की को मत रखो, लेकिन तुम लोग नहीं माने और आज देखो इसे अपनी बहू बनाकर लाना पड़ा। एक आदमी कहाँ अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रख पाता है? ये सुनते ही राज बोला, बड़ी दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मिष्टी से शादी करना चाहता था। दादी बोली, लेकिन तुम एक एक्टर हो, लोगों को पता चलेगा कि तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो कि एजुकेटेड है, ना सुंदर है और ना ही किसी बड़े खानदान की बेटी है, तो क्या इमेज होगी तुम्हारी? ये सुनते ही राज बोला, दादी माँ, मैं अपने फैंस की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिसाइड करता। वो मेरी मर्जी है कि मैं क्या पसंद करता हूँ, किससे शादी करता हूँ, किस नहीं। और हाँ मिष्टी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो प्रजापति खानदान की छोटी बेटी है। दादी हैरान हुई और बोली, क्या क्या वो मृत्युंजय इसका भाई है? ये सुनते ही राज ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दादी बोली, फिर तो ठीक है, अच्छा हुआ, कम से कम ये लड़की हमारे बराबरी की तो है, चलो अंदर आओ। वो सभी फिर अंदर चलने लगे। राज ने मिष्टी का हाथ पकड़ लिया। वहां पर कुछ औरतें बैठी थीं, जो कि बड़े बड़े खानदान से आई थीं। मिष्टी उन सबको देखकर घबरा गई। उन सभी ने मुंह दिखाई की रस्म के लिए उसको गिफ्ट दिए। दादी ने फिर उन सभी औरतों मिष्टी को कहा कि वो उन सभी औरतों के पैर छुए। वो कई लगभग 19 से 20 औरतें थीं। उनके ही छूने और दबाने में मिष्टी हार गई। थकान की वजह से उसे चक्कर से आने लगे।
राज ने उसे संभाल लिया। एक औरत हंसते हुए बोली, उर्मिला जी, आप कैसी बहू लेकर आई हैं? ये तो फूल से भी नाजुक है। माना कि लड़कों को इस तरह की लड़कियां पसंद आती हैं, लेकिन गृहस्थी संभालने के लिए ऐसी लड़कियां बिल्कुल नाकामयाब रह जाती हैं। आखिर में फिर नाकामयाब शादी के बाद उन्हें अलग ही होना पड़ता है। बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार भी नहीं मिल पाता। राज बोला, आंटी जी, आपको इतना सब कुछ पहले से ही सोने की जरूरत नहीं है। वो मेरी पत्नी है। वो फूल जैसी हो या कांटे जैसी हो, मेरा काम है उसे हर कदम पर सपोर्ट करना। ईएल। राज को जवाब देता पाकर वो औरत अपना मुंह बनाकर बैठ गई। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी गलत बातों का जवाब मिल जाए तो वो इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं। ऐसा ही वो औरत और उर्मिला समझ रही थी। उन्होंने राज से कहा, राज, अपने कमरे में जाओ, हम औरतों की बातों में मत पड़ो। राज ने यह सुनकर कहा, ठीक है दादी। ये कहकर उसने अचानक मिस्टी को अपनी गोद में उठाया और उसे वहां से लेकर चला गया। ये देखकर वो औरत बोली, उर्मिला जी, आपके बच्चे तो आपकी अब इज्जत भी नहीं करते हैं। आपके घर में बहुएं क्या, ऐसा भी बदल गए। अब बस एक कुमार रह गया है, वो भी ले आएगा। ऐसी ही कोई लड़की एल। ये कहकर वो औरत हंसी। भले ही बहुएं ऐसी हैं, मगर मेरा अद्विजय ऐसा नहीं है। वो आज भी अपनी दादी को ही सबसे ज्यादा मानता है, अपनी माँ से भी ज्यादा। दादी प्राउडली बोली। अद्विजय उन औरतों के पास आया। उसने दादी के पैर छुए और बाकी सबको नमस्ते कर वहां से चला गया। धानी और आरोही जब अद्विजय के पीछे जाने लगी तो दादी खड़ी हुई और उन्होंने कहा, आरोही, यहाँ आओ। एल। इस पर आरोही दादी के पास गई। दादी ने धानी को उसकी गोद से लिया और बोली, ये मेरी दोस्त है, क्या तुम उनके पैर नहीं छुओगी? एल। ये सुनकर आरोही ने कहा, ठीक दादी। एल। ये कहकर उसने उन औरतों के पैर छुए। सभी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, दूध हो, नहाओ पुतो, फलों जल्दी से हमारी दोस्त को पर पोते दो। एल। ये सब देखकर दादी खुश हो गई। अचानक अद्विजय, जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, वो आरोही को पीछे न आता देख पलटा और उसने ऊंची आवाज में कहा, आरोही, जल्दी से ऊपर आओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। एल। दादी बोली, डॉक्टर के पास जाना है? क्या हुआ है? क्या आरोही माँ बनने वाली है? इस पर अद्विजय बोला, नहीं, मुझे आरोही की हेल्थ इश्यू की वजह से हॉस्पिटल जाना है। उसके ये कहते ही आरोही ऊपर आ गई। धानी भी उर्मिला की गोद से उतरकर अपनी मम्मा को पीछे फॉलो करते हुए रूम में अंदर आ गई। धानी ने दरवाजा बंद किया और बोली, डैडी, वो इतनी सारी बेड आंटी क्या कर रही थी? इस पर अद्विजय बोला, तुम्हें किसने कहा कि वो बेड है? एलिस। धानी बोली, ओ डैडी, आपको ना लोगों को पहचानना नहीं आता। आपने देखा नहीं वो आपको कैसी नजरों से देख रही थी? ऐसा लग रहा था कि वो आपसे जलते हैं जरूर। उनके बच्चे उनको प्यार नहीं करते होंगे। एल। इस पर अद्विजय मुस्कुराया और बोला, धानी, तुम लोगों के दिमाग को पढ़ने में काफी तेज हो। एल। ये सुनते ही धानी बोली, डैडी, मैं सुपर वुमन हूँ,